लास्ट क्वेश्चन, वेरी सेंसेशनल टॉपिक। और अहमद भाई, चूँकि माशाल्लाह आपका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और ये करंट अफेयर्स पे ख़ास नज़र है, मेरी आपसे डिस्कशन होती रहती है, आपकी फील्ड भी माशाल्लाह इंटरनेशनल लॉ। इज़ देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ वर्ल्ड वॉर 3, फुल फ्लेज वॉर? आर वी हेडिंग टुवर्ड्स इट? ये मैं देखें दीनी पर्सपेक्टिव से नहीं पूछ रहा, ये आपकी एक नज़र तो माशाल्लाह है। जैसे अभी बहुत से इवेंट्स देखने में आए हैं कि एक ब्लॉक बन रहा है, मुस्लिम ब्लॉक भी बन रहा है, फिर इजरायली ब्लॉक भी बन रहा है, टर्की का कहते हैं कि पैक्ट ख़त्म होने लगा है वो ब्रिटिश के साथ, तो देयर इज़ अ ह्यूज चांस कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन और मे बी एन एटॉमिक वॉर हो। कुछ लोग वो हदीस लेकर आते हैं कि इट विल ऑल स्टार्ट विद अ स्मोक, जो मेजर साइंस हैं वो स्टार्ट स्मोक से हो रहे हैं। वो कहते हैं कि वो ये भी हदीस है कि 6 साल दज्जाल से 6 साल पहले जो हैं वो ईयर्स ऑफ वॉर है, बहुत बड़ी वॉर्स हैं। और एक और हदीस वो लाते हैं, वो कहते हैं कि दज्जाल से पहले फेमिन भी आएगा, ग्लोबल फेमिन बहुत ज़्यादा। तो वो सारी चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं आज के करंट अफेयर्स के साथ। लेकिन मैं आपको जो है ना ये पॉलिटिकली थोड़ा सा पूछना चाह रहा हूँ कि आर वी हेडिंग टूवर्ड्स क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस एंड व्हाट शुड अ कॉमन पर्सन डू? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि ऐसे ना हो। क्योंकि जो इंसानों के पास इस वक्त मिलिट्री माइट और पावर है ना, वो इतनी खौफनाक है कि खुदा ना खास्ता अगर इस तरह इस लेवल की जंग हुई ना, तो जो तबाही है उसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यानी इट वुड ड्वार्फ व्हाट हैपेंड इन वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2। तो ये कभी भी वी शुड नेवर विश फॉर समथिंग लाइक दिस। और इंसानों को मिल बैठ के कभी भी यानी इस किस्म की पॉसिबिलिटी ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप मेरे से पूछें कि आजकल क्या हो रहा है, एक बात बहुत क्लियर है कि एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। क्योंकि देखें, हम अभी आज से पॉजिटिव और स्केरी, आई थिंक स्केरी है ज़्यादा। स्केरी इसलिए बिकॉज जब चेंज होता है हमें नहीं पता वो किस किस्म का चेंज आने लगा। सो उसकी एंटिसिपेशन जो है वो स्केरी है। देखिए, हम ना कोल्ड वॉर में हम एक बाईपोलर वर्ल्ड में रह रहे थे, जहाँ पे 2 सुपर पावर्स जो है ना वो आपस में उनकी एक कोल्ड वॉर थी, और जो छोटे छोटे मुल्क थे ना वो बचे हुए थे। क्यों? क्योंकि कोई किसी के साथ साइड कर रहा था। हाँ, सो सोवियट्स थे एंड अमेरिका थे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। उसके बाद आप देखते हैं कि अफ़गान वॉर के बाद यूएसएसआर जब टूटा है, अब एक यूनिपोलर वर्ल्ड आ गई है। ख़ास तौर पे 90s के अंदर यूएस का बहुत ज़्यादा एक डोमिनेंस है। अब आप दोबारा देख रहे हैं कि राइज़ ऑफ चाइना है, जिसकी वजह से जो है ना अब दोबारा हम एक यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं। अब जब भी ये काम होता है ना, द शिफ्टिंग ऑफ सुपर पावर्स, तो बहुत पोटेंशियल होता है तबाही का। तो इस वक्त फॉर एग्जांपल यूएस एज ए सोल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड जो है वो इट्स नॉट गोइंग टू गो डाउन विदाउट अ फाइट। तो अभी एक पेट्रो डॉलर वाली डॉलर इकोनॉमी जो है वो उनका एक कंट्रोल है जो चाइना ख़त्म करना चाहेगा। उसके बाद अमेरिका ने एक लिहाज से रशिया को यूक्रेन में फंसाया हुआ है। ताइवान के ऊपर जो है अमेरिका चाहता है कि वहाँ पे साउथ चाइना सी के अंदर जो है चाइना को एंगेज किया जाए और वहाँ पे उनको पकड़ा जाए। तो मैं समझता हूँ कि देयर आर पीपल, ख़ास तौर पे अमेरिका में, जो चाहते हैं कि यार ज़रा तबाही हो, क्योंकि वो है 7 समुंदर पार, अटलांटिक ओशन की दूसरी साइड पे। यूरोप में और साउथ ईस्ट एशिया में, चाइना में अगर जंग होती है तो उनको फ़ायदा होता है। एक तो उनका वेपन स्टॉक बिकता है उनका, और उनके जो कोट एंड कोट दुश्मन है वो कमज़ोर होती है। दूसरी बात ये कि आई डोंट नो आप लोगों को पता है कि नहीं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर ना अब ये बातें डिस्कस होने लगी हैं जिसको ये कहते हैं द ग्रेट रीसेट। मैं कहूँगा सब इसको सर्च भी कर लें, द ग्रेट रीसेट क्या है। द ग्रेट रीसेट ये आइडिया है कि अब हमें ना एक नया वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहिए, जो कि एक वर्ल्ड ऑर्डर ये लेके आए थे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जहाँ पे यूनाइटेड नेशंस इस्टेब्लिश हुआ, जहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुआ, जहाँ पे IMF इस्टेब्लिश हुआ, वर्ल्ड बैंक इस्टेब्लिश हुआ। ये सारे जो है ना पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने ग्लोबल लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है ना वो उन्होंने एक लेवल का ना एक ऑर्डर इस्टेब्लिश किया। अब वो बिलीव करते हैं कि अब हमें ना एक शिफ्ट चाहिए। तो ये द ग्रेट रीसेट जो है, इसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग आइडियाज़ मिलेंगे, जहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि एक आइडिया बनता जा रहा है ये कि अब एक इंटरनेशनल हुकूमत चाहते हैं लोग। इंटरनेशनल हुकूमत से मुराद ये है कि बस सेंट्रलाइज्ड हो हर चीज़ और हर चीज़ कंट्रोल की जाए। तो इसके ऊपर काफ़ी तफसील से हम बाद में बात कर सकते हैं, लेकिन कुछ रियलिटीज़ हैं जो स्केरी हैं। एंड अब जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से
गवर्नमेंट्स के पास इतनी पावर है, इतना कंट्रोल का उनके पास मैकेनिज्म है आपके ये फ़ोन्स वगैरह के ज़रिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना में उन्होंने कुछ शहरों में जो सोशल स्कोरिंग सिस्टम्स बनाए हुए हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर चाइना में एक जर्नलिस्ट है जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो कि रूलिंग पार्टी उससे डिसएग्री करता है या उनके ख़िलाफ़ लिखता है, तो वो क्या करते हैं उसके मोबाइल पे जो स्कोरिंग है ना, उसकी सोशल स्कोरिंग जो है वो नीचे कर देते हैं, डाउनग्रेड कर देते हैं। अच्छा, उससे क्या होता है, उससे वो बंदा जो है वो अपनी ग्रोसरीज नहीं ख़रीद सकता अच्छी प्राइस पे, वो टैक्सी नहीं ले सकता, वो शहर से बाहर नहीं जा सकता, हालांकि उसके ऊपर किसी ने आके उसको जेल में नहीं डाला हुआ, सिर्फ उसका स्कोर जो है वो लो है और हर चीज़ जो है वो ऐप के ज़रिए पे होती है। तो जब वो फॉर एग्जांपल टैक्सी वाले के पास जाता है और वो पे करना चाहता है, वो चलता ही नहीं है उसकी पे, वो टैक्सी वाले को फेयर ही नहीं जाता, और टैक्सी वाला भी कहता है यार मैं क्या करूँ, जा तुम पे ही नहीं कर सकते। उन्होंने इस तरह लोगों को ना इस लेवल ऑफ कंट्रोल की तरफ जा रहे हैं। तो ये कुछ रियलिटीज़ हैं जो स्केरी हो सकती हैं। और फिर ये पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में बात करते हैं, फूड सोर्सेज को कैसे कंट्रोल करना है इन्होंने, फिर ये GMOs जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फूड है उनको कैसे उन्होंने इंट्रोड्यूस करना है। तो ये मतलब स्केरी रियलिटीज़ हैं। लेकिन अली भाई इसमें ये भी मैं कहूँगा कि देखें अल्लाह ताला की ताकत बहरहाल दुनिया को रूल कर रही है और अल्लाह ने ये चीज़ें इंसान के हाथ में नहीं रखी। और हमारा सबसे बड़ा होप और उम्मीद यही है कि अल्लाह ताला इस निज़ाम को चला रहे हैं, ठीक है। और अल्लाह ताला हर दिन नए जो है ना मामलात चल रहे हैं, कुल्ला यौमिन हुआ फ़ी शान, ठीक है ना। तो इससे पता ये चला कि अगरचे ये मामलात वाकई बहुत, और बंदा वाकई बहुत एकदम औप में भी आ जाता है और बंदा समझता है कि पता नहीं क्या होगा, ऐसी कोई बात नहीं है इंशाल्लाह, मायूस नहीं। हम अहादीस पढ़े ना अशरातुस्साअ की, तो इट्स एन प्रिटी नेचुरल वर्ल्ड दैट इज़ गोइंग ऑन, ठीक है ना। तो ऑल दो उसमें लड़ाइयाँ हैं, उसमें तबाहियाँ भी हैं, उसमें कत्ल व गारत भी है, ये सारी चीज़ें डेफिनेटली हैं। लेकिन उसके साथ साथ अहले ईमान भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, नेक लोग भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी खैर भी है, उसमें भलाइयाँ भी हैं, उसमें ईवल भी है। मतलब ये सारी यानी तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैन अन्नास का प्रिंसिपल थ्रू आउट अल्लाह ने एंड तक रखना है। अच्छा, जिस दिन ये प्रिंसिपल ख़त्म हो गया ना कि कुफर ही कुफर है और हक ख़त्म हो गया, क़यामत आ जाएगी। तो ऐसा होगा नहीं जब तक क़यामत है। क़यामत से पहले ये ऊंच नीच होता रहेगा, यानी खैर के साथ शर भी वाबस्ता है और शर के साथ खैर एसोसिएटेड है। यानी जब शर बहुत ज़्यादा आएगा तो अल्लाह अपने बंदों को भी खड़ा करेगा कुछ, और बाज़ औक़ात अल्लाह अपने दुश्मनों से भी खैर निकलवा देता है। तो हो सकता है कि वो अपनी तरफ से ईवल कर रहे हैं, उसे खैर निकल आए हमारे लिए, उम्मत के लिए। तो इंशाअल्लाह ये भी इस पे उम्मीद भी मेरा ख्याल रखनी चाहिए। पॉलिटिकली मैंने सवाल इसलिए भी किया, देखिए एक हदीस में आता है कि जेरूसलम का दोबारा से आबाद होना और मदीना का ख़राब होना, मदीना का जो है जी ऐसे है हदीस में, बल्कि आपने कहा कि जेरूसलम का आबाद असल में मदीना की ख़राबी है, या मदीना की ख़राबी बेसिकली जेरूसलम की जो है आबादी है, ये भी हदीस है बिल्कुल। और फिर एक हदीस में आता है कि 3 इलाके स्पेसिफिकली शाम, यमन, इराक, इन पे सैंक्शंस लगेंगे और इनमें तुम मतलब बहुत सा टर्मोइल देखोगे। तो वो भी रिलेट किया गया कि मेहदी से रिलेटेड है। अच्छा, बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात मुझे याद आई कि एक मैं हदीस पढ़ रहा था, वो भी सही हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ऐसे हालात बहुत ख़राब होने, फितने हो रहे, तो तुम शाम की तरफ हिजरत कर जाओ। ये बड़ा अजीब बात है कि शाम, हाँ जी बिल्कुल। अब सवाल ये कि शाम की, आपने कहा वहाँ पे अमन और अमान मिलेगा तुम्हें, सवाल ये वहाँ पे अमन कहाँ से, तसव्वुर नहीं है बंदा को, सब चरवा में तो तबाही जो फैली हुई है अल्लाह। तो अगेन वही बड़ी बात है कि ये ऐसी रियलिटीज़ हैं जिनकी हिकमतों को अल्लाह ने रखा हुआ, लेकिन ये वाज़ेह होंगी। उलमा ने भी जिक्र किया है साइंस ऑफ द आवर ना, यानी जब होंगे ना, जब हो जाते हैं तो दुनिया को पता चल जाता है कि अच्छा ये साइन ऑफ द आवर हो गया है। और ये देखें ये वो वाली चीज़, जैसे आपने भी जिक्र किया कि अवाम उन्नास को भी पता चल जाता है, लेकिन वो इतना एविडेंट होता है कि उसके बारे में डाउट नहीं होता कि यार पता नहीं हुआ कि नहीं होता, वो इतना लोगों को पता चल जाता है यार ये अवाम उन्नास कह रही होती है। जैसे वो जो वो गर्दनों को रोशन करने वाली आग निकलेगी ओहद के पीछे से, वो जो हदीस में आती है कि वादी से, वो इतनी कॉमन थी, लोग आगे कहते थे यार कि वो लोग बाकायदा रात को जनाब वो लिख रहे होते थे उसकी रोशनी के अंदर, और वो इलाका जो वो इलाका है। तो यानी वो अवाम उन्नास को भी, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये चीज़ें इतनी टेक्निकल भी नहीं है और इनमें उम्मीद ज़रूर है, यानी उम्मीद को नहीं हमें छोड़ना चाहिए।